गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे है सब? इधर बेटर है, बट थोड़ा रिकवरी है। हाँ, अब बेटर है। चलिए, आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। देवियों और सज्जनों, सभी का स्वागत है। क्या बात है। आज हम लोग थोड़ा सा ग्रेविटेशन में इलिप्टिकल ऑर्बिट का एक दो सिचुएशंस करेंगे। दूसरा, ये जो एनर्जी लॉस हो सकता है कि कॉस्मिक डस्ट की वजह से, ऐसा इरुडोव में क्वेश्चन दिया है, वो भी हम कर लेंगे। और हमारे पास क्या बचा, मतलब अब जो दो चार ऐसे बिखरे बिखरे केसेस हैं वो कर लेंगे। आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। आई एम फाइन। तो ये बात है। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे ही बोलेंगे आज। आवाज कुछ अजीब आ रहा है। आई एम गुड। यस, तबीयत बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो हमने जो है, हाँ, कल थोड़ी गड़बड़ थी कि कल परसों से ही गड़बड़ हो गई थी। फिर कल मैंने सोचा एक रेस्ट कर ले, एक दिन के रेस्ट में फिर मामला ठीक हो जाता है। ज़बरदस्ती आप एक्सर्ट करते रहो तो फिर वो थोड़ी ठीक होगी, फिर दवाई खाने से बेटर होती है, फिर ख़राब हो जाती है। एक दिन पूरा लंबे हो जाओ, पूरा रिकवर होने दो बॉडी को, उसके बाद फिर अमरीश पुरी जैसी आवाज़ है। क्या बात है। चलिए, तो एक दो दिन लगते हैं लेकिन मामला ठीक हो जाएगा। आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, तबीयत ठीक रखिए। और आई होप छठ की पूजा आपकी बहुत अच्छी गई होगी। जिसने जिसने भी छठ पूजा सेलिब्रेट किया होगा, का सब मामला ठीक रहा होगा, आपने पूजा पाठ करके अपने को। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो कार्यक्रम है उसमें पहले तो एक पिछला सवाल कर लेते हैं। हालांकि एक दो बच्चों ने ये क्वेश्चन करके मुझे भेजा था, तो मैं इसको कर लेता हूँ फटाफट। ये लास्ट क्लास में हमने दिया था। इन यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क ऑफ मास एम, आउटर रेडियस 4r, इनर रेडियस 3r, वर्क रिक्वायर्ड टू मास टू टेक अ यूनिट मास फ्रॉम p टू इंफिनिटी। हम लोग इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं, और इस सेंटर का, यहाँ पे पॉइंट p, यहाँ पे पॉइंट p का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। मास यूनिट है तो वर्क डन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, तो जो भी आंसर आएगा वो उसमें यूनिट मास है, मास का वैल्यू 1 किलो, तो 1 0 माइनस, तो आंसर आ जाएगा -v। पोटेंशियल एट p निकालना है। अभी मुझे पता है कि ये जो एनुलर डिस्क होती है इसमें बीच में होल है। अगर किसी भी डिस्क में एक छोटा एलिमेंट कट करना हो तो हम लोग रिंग का कट करते हैं। तो यहाँ पे रेडियस r पे जाएंगे, और रेडियस r पे थिकनेस dr का एक रिंग कट कर लेंगे। यानी पतला रिंग है, रिंग पतला है, उसका वॉल्यूम, हाँ, रिंग पतला है, उसका साइज छोटा है, और उसका मास हमने कैलकुलेट कर लिया dm। तो ये dm मास का जो रिंग होता है उसका मास लिखते हैं हम लोग सिग्मा इंटू 2πr/dr। ये बहुत बार हो चुका है, तो अब दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। यहां से मान लीजिए x डिस्टेंस पे मुझे पता लगाना, और ये रेडियस r का रिंग हो, पतला रिंग लिया है, रेडियस r का रिंग। तो यहां से जो डिस्टेंस आएगा √r² प्लस x² आ जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा -g/dm अपॉन √r² प्लस x²। इसमें अब स्मॉल r का वैल्यू तो स्मॉल r ही है, x का वैल्यू 4 इंटू कैपिटल R है, वो हम बाद में पुट कर लेंगे, लेकिन x वेरिएबल नहीं है। अब वैल्यू रख रहे हैं, dp का वैल्यू -gm की जगह लिखा सिग्मा 2πr/dr। सिग्मा का मतलब मास अपॉन एरिया, बाद में कर देंगे, अपॉन √r² प्लस x²।
ऐसे रिंग का इंटीग्रेशन 3r से लेकर 4r तक कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनर रेडियस 3r है और आउटर रेडियस 4r है। आउटर रेडियस 4r, तो 3r से स्टार्ट होगी कहानी, 4r पे खत्म हो जाएगी। तो इतने बीच में जितने भी रिंग्स हैं उनके पोटेंशियल को ऐड करना है, तो इंटीग्रेशन का लिमिट 3r से 4r कर माइनस इंटीग्रेशन। ये जो आर डी, इसको चाहो तो टी मान लो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2r dr इक्वल टू डी। हाँ वैल्यू रख रहे हैं जी, 2 पाई आर डी आर की जगह बाई 2 कैंसिल कर दिया, अपॉन टेस्ट पावर 1/2। बाद में रख देंगे लिमिट 3r से 4r, स्मॉल r इक्वल टू 3r, स्मॉल r इक्वल टू टी रेस्ट पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होगा टी रेस्ट पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 माइनस पाई 2 टेस्ट पावर माइनस जी पाई टेस्ट पावर 1/2 की जगह लिख दिया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर से आर से माइनस जी पाई 2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आर की जगह लिखा 4r, 4r का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 4r का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3r का होल स्क्वायर माइनस जी सिग्मा 2 पाई 4√2 माइनस 5r। सिग्मा का वैल्यू होता है मास अपॉन एरिया। पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू माइनस मास अपॉन एरिया बाई 4√5। ये आंसर। पाई से पाई भी कैंसिल हो। हाँ, ये तो मास गलत लिख दिया था। सिक्सटीन माइनस 9 7 हो गया। ये वाला आंसर सही लग रहा है। ये माइनस आया, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस वीपी आया था। वॉइस ब्रेक हो रही है। बोर्ड में फिर से भूत घुस गया है। हाँ, कि क्या कई दिन से लैपटॉप जो है हम वो नहीं करते हैं तो गड़बड़ करता है। ये लैपटॉप से कनेक्टेड है और लैपटॉप कई दिन से लग रहा है वो अपडेट या रीस्टार्ट नहीं हुआ है, वो एक के बाद एक चलता जाता है। क्लास के बाद में करूँगा लैपटॉप को रीस्टार्ट या अपडेट करूँगा। सेल चेंज कर देता हूँ।
हाँ, यहाँ पे 2 छोड़ दिया, ये 2 है, यानी 2 GM/7 r 4√2 - 5, 2 GM/7 r 4√2। ये जो आंसर वर्क डन का है, ये -V फाइनल माइनस इनिशियल। देखो भाई, इस बार का टेस्ट का सिलेबस फुल है अभी तक जो पढ़ा, मतलब कि शुरुआत से, लेकिन आप शुरुआत के 2-3 चैप्टर छोड़ देना। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स में मैं कुछ नहीं पूछने वाला, तो काइनेमेटिक्स से लेकर रोटेशन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जहां तक हमने पढ़ा था, यानी कि जो आपको याद है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी कैपेसिटेंस हमने नहीं पढ़ा, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस नहीं पढ़ा है। चेंज करें। हाँ जी, ग्रेविटेशन नहीं दे रहे और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक दे रहे, लेकिन रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूटन्स लॉ, कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, डाइपोल, नहीं ग्रेविटेशन नहीं, सॉरी, पीछे का सारा, ग्रेविटेशन के पहले का सारा दे रहे। एडवांस का टेस्ट है इस बार, एडवांस लेवल टेस्ट है, ठीक है। हाँ, अभी बैटरी चेंज कर दिया, मे बी थोड़ा बेटर आएगा। हाँ, एडवांस टेस्ट है। ये अभी मैं कंफर्म कर दूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कि केवल एक ही आएगा, दो आएंगे, दो पेपर होंगे, एक पेपर होगा, ठीक है। अब जिनका एनडीए है वो प्लीज एनडीए का पेपर दे भाई, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो तो आपको देने ही है। जो एनडीए का टेस्ट दे रहा है वो प्लीज एनडीए का टेस्ट दे। टेस्ट हमारा जो एडवांस वाला है वो आप बाद में ले लेना और बाद में अपने आप कर लेना, ठीक है। नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, वो अपना टेलीग्राम, टेलीग्राम। धनराज सिंह कह रहे हैं कि इंस्टेंट, अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स भेज देना आज। एक क्वेश्चन करते हैं, ये सैटेलाइट के घूमने वाला सवाल है जिसमें एनर्जी लॉस होता है। एक सवाल देख लो, ये हल्का है, फिर उससे और बढ़िया वाला सवाल करते हैं। दो क्वेश्चन करेंगे, दो सवाल करेंगे, देखिए जरा। बिकॉज सैटेलाइट ऑफ मास एम ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, इट स्टार्ट लूजिंग एनर्जी स्लोली एट अ कांस्टेंट रेट सी, कांस्टेंट रेट सी लिखा है, ड्यू टू फ्रिक्शन। The if ME and RE denote the mass of radius of Earth respectively, so that the satellite falls on the Earth in a time limit t given by, तो टाइम लिमिट कर देते, टाइम है, टाइम t given by, तो जो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा वो चेंज इन
टोटल एनर्जी हो, चेंज इन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला -GMM/2R होता है। तो फाइनल एनर्जी -GMM/2R माइनस इनिशियल एनर्जी -GMM/2R। आप थोड़ा ध्यान से देखो, एक बार सैटेलाइट अर्थ सरफेस के आरी रेडियस, मतलब अर्थ के सेंटर से आर रेडियस पे घूम रहा था। इस सैटेलाइट की एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि रास्ते में फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन की वजह से इसका पाथ थोड़ा छोटा होता जाएगा और ये ऐसे जलेबी बनाता हुआ अर्थ के सरफेस पे आके चिपक जाएगा। तो इसका फाइनल रेडियस आर ई हो जाएगा, जबकि इसका इनिशियल रेडियस आर था। तो जो इनिशियल पॉइंट पे टोटल एनर्जी थी वो -GMM/2R थी, जबकि फाइनल जो सरफेस पे स्फीयर इसके अर्थ के रेडियस के सर बराबर में आ गया, तो -GMM/2R ऐसा हो गई टोटल फाइनल एनर्जी। आप एनर्जी का डिफरेंस ले लीजिए तो आंसर आएगा। -GMM/2R -GMM/2R, इनका डिफरेंस ले लिया। अब ये जो डिफरेंस है ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। क्वेश्चन में फ्रिक्शन एक कांस्टेंट रेट से वर्क कर रहा है, तो बस ये सवाल इजी है। पावर ऑफ फ्रिक्शन इनटू टाइम, ये टाइम टी तक चला और हर सेकंड में इसने बराबर एनर्जी खर्च की, ऐसा सवाल में लिख दिया तो आसान सवाल हो गया। नहीं तो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती। तो हमारे को दो तरह की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक, पावर ऑफ फ्रिक्शन, पावर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स इज चेंज इन टोटल एनर्जी। Rate of change of total energy is power of friction force. Rate of change of total energy is power of friction. आज आवाज की क्वालिटी सही नहीं है सर, मेरे ओबीएस में कुछ चैलेंज है। बढ़िया माइक यूज कर रहा हूं मैं इस समय, पता नहीं क्या हो गया, क्या गड़बड़ मुझे मालूम नहीं। ये जो टेक्निकल कुछ एरर है, देखिए मैं अगर जूम पे क्लास लेता हूँ दूसरे बैच की, तो ऐसी खतरनाक आवाज आ रही है, बच्चे एकदम लेट लेट के रो रहे हैं, कह रहे सर ऐसी आपकी सुंदर आवाज कभी सुनाई नहीं दी, आपकी आवाज है कि लता मंगेशकर की आवाज है, ऐसा एकदम डांस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, ये जो हमारा पे चल रहा है इसमें आवाज गड़बड़ आ रही है इस माइक से। बहुत ही हाई क्वालिटी माइक लगा दिया। ला 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 लता मंगेशकर से अमरीश पुरी हो जा रहे हैं यहाँ पे। अगर वेरिएबल होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर होगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, और अगर कांस्टेंट पावर है तो सीधा वे पावर इनटू टाइम इज चेंज इन इंटरनल, चेंज इन टोटल एनर्जी। चलिए अब मैं क्या कहता हूं, टी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। सी से डिवाइड करो, इसमें बस ये यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि जो वर्क डन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, क्योंकि फोर्स के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट वो माइनस, सी टी।
अभी हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया T इक्वल टू mm बाय अरे भाई सैटेलाइट है। एक बच्चे ने पूछा सर नीचे 2R क्यों लिखा है? सैटेलाइट में क्या होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -gmm/2R होता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला gmm/2R होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -gmm/R होता है। जब सैटेलाइट होता है तो हमेशा टोटल एनर्जी होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अगर कोई ऐसा कहे कि एक पार्टिकल को आर वाले पोजीशन से ऐसे स्लोली लाके यहां सरफेस पे रखने पर कितना वर्क करना पड़ेगा, तब आपको केवल पोटेंशियल एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको सैटेलाइट की तरह घुमाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे स्लोली लाके यहां रख दिया, तो ऐसे में केवल पोटेंशियल एनर्जी चेंज करोगे। लेकिन जब सैटेलाइट है तो चलते हुए आ रहा है, चलते हुए आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी भी, यानी दोनों को मिला के चेंज करेंगे तो टोटल एनर्जी का चेंज लेना पड़ेगा, है ना? तो टोटल एनर्जी का चेंज, चेंज इन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन। स्पेस में कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है? देखिए हमारे क्या है कि अर्थ सरफेस से थोड़ी ऊपर तक, यानी 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर चलता रहता है, मतलब एटमॉस्फेयर की गैसेस होती हैं, आप स्पेस डस्ट बोल सकते हैं, एटमॉस्फेयर है, उसमें अगर कोई सैटेलाइट चलेगा तो फिर सैटेलाइट गर्म हो जाएगा, है ना? लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो बहुत बड़ी हाइट पे होते हैं, हाँ, तो वहां पे नहीं होता। लेकिन कोई छोटा मोटा हाइट पे अगर सैटेलाइट चलाएंगे तो फिर तो उस पे एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ सकता है, तो उससे रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो सकता है। चलिए ये सवाल बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इस तरह का सवाल एक बार आया है रिसेंटली, दोबारा भी आ सकता है। सेल खान कह रहे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 5-6 बार कह रहे हैं। चलिए, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द मून रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, द रेडियस एक्सीड्स द रेडियस ऑफ मून n टाइम्स। एक मून के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, मान लो मून का रेडियस r है, सैटेलाइट का रेडियस r इज इक्वल टू n इंटू r। अब लिखा है इन द प्रोसेस ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट एक्सपीरियंस स्लाइट रेजिस्टेंस ड्यू टू कॉस्मिक डस्ट। स्लाइट रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो अगर अगर कॉस्मिक डस्ट है, पढ़ने लगा इधर ही दिया, अगर कॉस्मिक डस्ट की वजह से, अब कुछ भी डस्ट है यार, कुछ भी है, एटमॉस्फियर है, कुछ भी बोल दो, लेकिन मून के ऊपर होता नहीं, लेकिन कुछ भी कॉस्मिक डस्ट बोल दो कि चारों तरफ कुछ पार्टिकल्स बिखरे हुए, जिससे ये पार्टिकल जब चलेगा तो धीरे धीरे इसका रेडियस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ये धीरे धीरे ऐसे घूमते हुए यहां पर आकर ग्रेजिंगली टच कर जाएगा। तो आप थोड़ा ऐसे समझ लो कि जलेबी बन गई लाइट की, जलेबी बना के ये सरफेस पे आके चिपक। सवाल पूछा है कि अज्यूमिंग द रेजिस्टेंस फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट एज इतना, where a is constant, find how long the satellite will stay in orbit until it falls onto the moon's surface। आपको बोलना है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो पावर ऑफ सैटेलाइट
पावर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मैं टोटल एनर्जी को माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं। ध्यान से देखते जाना, बहुत सिंपल है सवाल। डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ये आ गया हाफ एम टू वी डीवी बाई डी टी। यहां रख देंगे। पावर ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स है फोर्स डॉट वेलोसिटी इक्वल टू माइनस हाफ एम वी बाई डी टी। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट में टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम है। टोटल एनर्जी का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने इसी से यहां से लपेट दिया है, यहीं से टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया, और टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट करा तो ये टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन आ गया। यहां पे माइनस क्यों लिखा? क्योंकि अगर ये सैटेलाइट राइट में चलेगा तो स्पेस डस्ट इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। ये रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट काम करता है, रेजिस्टेंस है तो रोक रहा है, अपोजिट है तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, तो माइनस फोर्स इंटू वेलोसिटी कर दिया। अब हमने फोर्स का वैल्यू लिखा ए वी स्क्वायर, वी इज माइनस एम वी बाई डी टी। अब बी से वी हट गया और इसको इधर भेज दिया, तो आ गया डी वी अपॉन स्क्वायर एम बाई ए वी बाई वी स्क्वायर डी टी ऊपर भेज देते, ए बाय एम डी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टाइम का वैल्यू 0 से t कर दिया और वेलोसिटी का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी कर दिया। लेकिन सैटेलाइट में ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू m बाई आर होता है, इसका वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर देंगे, रूट जी एम बाई एन आर, और फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू रूट जी एम बाई आर। अब फिर से देख लो ध्यान से फोटो में, जब सैटेलाइट किसी भी बड़े रेडियस पे होगा तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग होगा, रूट जी एम बाय एन आर। ये एन टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून है। ए वी स्क्वायर कैसे आया, सवाल पूछ रहे हैं बच्चे। यहां फोर्स इंटू वेलोसिटी लिखना है, और फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में गिवन है भाई। यहां पे हाफ क्यों नहीं लिखा, ये 2 से 2 कट गया। बहुत छोटी छोटी बातें आप लोग पूछ रहे हैं। फोर्स इंटू वेलोसिटी कहां से आया, ये पावर का फॉर्मूला था, माइनस कहां से आया, पावर का फॉर्मूला भूल गए तुम लोग। हाय राम, जनता माफ नहीं करेगी तुम्हें। फोर्स डॉट वेलोसिटी, जैसे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वर्क होता था, पावर होता है, पावर होता है माई फोर्स डॉट वेलो। क्या बात कर रहे हैं भाई? हुसैल खान कह रहे हैं कि आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं कराया। अरे तुम कल का डीपीपी देखो ना, उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का सवाल कराया है। फोर्स डॉट वेलोसिटी, ड्रोन को स्पेस में भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकते भाई, ड्रोन के पास पंखे से चलता है, पंखा चलता है हवा में। अर्थ पे सैटेलाइट रुकेगा नहीं, नहीं भाई, ऐसे चलते हुए रगड़ के गिरेगा, रगड़ के। जूम पे क्लास लेते हो क्या? हाइब्रिड क्लास होती है क्या जूम पे? नहीं नहीं नहीं, अब
ये वाली नहीं होती, अपनी कक्षा की क्लास नहीं होती जूम। सैटेलाइट है तो 2R यूज नहीं करेंगे, 2R यूज नहीं। देखो अब मैं थोड़ी देर चैट पढ़ रहा था, सवाल तो मैंने कर दिया। पावर का फॉर्मूला फोर्स डॉट वेलोसिटी है, ये आपको आना चाहिए, नहीं आता है आप थोड़ा रिवाइज करना, ये इसको मैं नहीं सिखाऊंगा। अब इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को मैंने यहां लगाया तो ये सिखाया, देखो फोर्स पीछे वेलोसिटी आगे तो 180 डिग्री है, 180 डिग्री होगा तो माइनस आ जाएगा, कॉस थीटा लगाते हैं ना, माइनस फोर्स डॉट वेलोसिटी। इस डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन ये लिख दिया, माइनस से माइनस कट गया, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, तो एम डीवी बाई डी ऐसे आ गया, यहां लिख दिया। फोर्स वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो फोर्स इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी आ गया। अब इसमें ना dt ऊपर भेज देते हैं और b स्क्वायर नीचे ले लेते हैं, तो डी बाई बी स्क्वायर इज एम ए बाई एम, ये a तो कांस्टेंट है भाई, m नीचे भेज दो ऊपर भेज दो, ये दो साइड हो गया। अब ये तो वेलोसिटी चेंज हो रही टाइम के साथ। क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम क्या है, तो हमने टाइम निकालना रेडियस बदलने का, लेकिन यहां तो फॉर्मूला वेलोसिटी के साथ आ रहा है। हाँ तो वेलोसिटी रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें पता है, तो वहां पे हम रख देंगे। समझ गए क्या? चलिए, तो dv बाई वी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया -1 बाई वी, और लिमिट लगा दिया हमने आई से और a बाई एम इन टाइम, टाइम को 0 से t लिखा, t लिख दिया। अब इसको लिमिट लगा देते हैं 1 बाई वी एफ, एक एक करके सबके वैल्यू लिख देते हैं। कॉमन ले लिया, कॉमन हो गया, लिख देते हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे रख देते वैल्यू सीधा, आ जाएगा r बाय रूट माइनस एन आर बाय रूट जी, तो से रूट जी एम को कॉमन कर दिया, ब्रैकेट में बचा रूट एन आर माइनस रूट आर, हमारा आंसर आया रूट आर बाय जी एम। अब ये इस a और m भी है, m बाय ए और रूट n 1। देखो सवाल ये, अब बच्चे पूछ रहे हैं सर टोटल एनर्जी पहले तो लिख रहे थे -gm1m2/2r, अभी टोटल एनर्जी को -12mv² क्यों लिखा? वहां पे चालाकी लगा दी मैंने, ध्यान से सुनना। दो ऑप्शंस हमको मिलेंगे, अभी मैं दोबारा आपको सिखा देता हूं, लेकिन ध्यान दो जरा सवाल में, क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये जो फोर्स है वेलोसिटी का फंक्शन लिखा है, अगर वेलोसिटी के फंक्शन में अभी यहां रेडियस का फंक्शन लिखूंगा
अगर टोटल एनर्जी को रेडियस आर के रिस्पेक्ट में लिखूंगा और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में नहीं लिखूंगा तो वेलोसिटी, रेडियस और टाइम तीन वेरिएबल बन जाएंगे। आप आराम आराम से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर टोटल एनर्जी को माइनस जी एम वन एम टू बाई टू आर लिख देते, माइनस जी एम वन एम टू बाई टू आर लिख देते, फिर उसको डिफरेंशिएट करके यहां लिखते तो डी आर बाई डी टी और आर में एक रिलेशन आ जाता। अब उसको जब फोर्स के साथ, फोर्स डॉट वेलोसिटी के साथ कंपेयर करते तो फोर्स तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दिया है और डिफरेंशिएशन आर और टी के रिस्पेक्ट में है, तो रेडियस, टाइम और वेलोसिटी तीन वेरिएबल आ जाते। थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने क्या सोचा, हमारे पास दो ऑप्शन है। टोटल एनर्जी को अगर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखें तो माइनस हाफ एम बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आ रहा है और फोर्स भी वेलोसिटी का ही रिलेशन है। तो पावर ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स इज डी बाई डी टी ऑफ टोटल एनर्जी करने पे टोटल एनर्जी को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में रखेंगे तो वेलोसिटी का वेलोसिटी से रिलेशन बन जाएगा। अगर यही फोर्स का रेडियस के हिसाब से फंक्शन दिया होता कि ये जो रेजिस्टेंस टेंजेंशियल फोर्स है ये रेडियस के साथ कैसे चेंज हो रहा है, यानी जैसे जैसे सैटेलाइट का रेडियस चेंज होगा तो फोर्स का वैल्यू कैसे चेंज होगा, मान लीजिए ये ऐसा सवाल दिया होता तो फिर मैं इस रेजिस्टिव फोर्स में यहां पे टोटल एनर्जी को जी एम वन एम टू बाई टू आर माइनस जी एम वन एम टू बाई टू आर का डिफरेंशिएशन के बराबर कर देता। लग रहा है मेरी बात अब मैथमेटिकली समझ गए आप। देखो मैंने थोड़ा सा ऐसे चालाकी लगाई कि अगर फोर्स इज गिवन, ये जो रेजिस्टेंस फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो फोर्स को या तो m मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, माइनस एम डी बाई डी टी ऐसे लिख दो। फोर्स को या फोर्स डॉट वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख, एक मेथड तो ये हो गया। और अगर फोर्स इज गिवन एज फंक्शन ऑफ रेडियस आर, तभी तो हो सकता है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स रेडियस आर के साथ फंक्शन होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, लेकिन वो सेंट्रल फोर्स होता है। अगर टेंजेंशियल फोर्स भी रेडियस के साथ चेंज हो रहा है, भाई क्या ऐसा लिखा हुआ है कि अलग अलग रेडियस पे जब सैटेलाइट पहुंचेगा तो उस पे लगने वाला रेजिस्टेंस फोर्स अलग हो जाएगा। ऐसा आपको दे दिया कि भाई ज्यादा हाइट पे एटमॉस्फेयर थिन है और जैसे जैसे पास आओगे एटमॉस्फेयर थिक होता जाएगा तो रेजिस्टेंस फोर्स रेडियस कम होने से बढ़ेगा। मान लीजिए फोर्स का वैल्यू के बाई आर स्क्वायर कुछ ऐसा दे दिया, के बाई आर क्यूब दे। तो अगर फोर्स का रेडियस के साथ फंक्शन दे दिया तो फिर मैं काइनेटिक एनर्जी के साथ चेंज नहीं करूंगा, फिर मैं फोर्स डॉट वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल एनर्जी ही है, यहां पर भी टोटल एनर्जी, यहां भी टोटल एनर्जी है, माइनस जी एम एम बाय टू आर, इसका डिफरेंशिएशन में डाल दूंगा। अब इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे तो जी एम एम बाय टू आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी ऐसा हो जाएगा। ये थोड़ा सोच के देखो क्या बोला मैंने। ये वन बाई आर है, आर का पावर माइनस वन, आर का पावर माइनस वन, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन, आर का पावर माइनस टू, ऐसे माइनस माइनस कट गया, डी एम एम बाई टू आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए भाई, दो ही तरह के सवाल बन सकते हैं इसमें। या तो फोर्स कांस्टेंट होगा तो सीधा फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन एनर्जी टोटल एनर्जी, वो तो सीधा सवाल हो गया, पहला कर लिया। अगर फोर्स वेलोसिटी के साथ दिया है तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करके लिख दो, और फोर्स अगर रेडियस के साथ वेरिएबल दिया है तो फिर जी माइनस जी एम एन एम टू बाई टू आर को दिमाग लगाओ। हाँ, लेफ्ट साइड में भी नेगेटिव आएगा, लेकिन मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है भाई, डॉट प्रोडक्ट अपने आप नेगेटिव बना देगा, है ना। तो ये दो तीन मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, थोड़ा दिमाग लगाते चलो भाई।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिख दो प्लैनेटरी मोशन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये कोई प्लैनेट है जिसको सन के चारों तरफ घूमना है। का एक पॉइंट पर रेडियस डिस्टेंस r1 है मेजर एक्सिस के एक एंड पे, और मेजर एक्सिस के दूसरे एंड का डिस्टेंस r2 है, और यहां पे ये v2 वेलोसिटी से चल रहा है, यहां v1 से चल रहा है, और बीच में कोई भी पोजीशन r डिस्टेंस की है, और उस समय इसका वेलोसिटी r1 and r2 are minimum and maximum separation of the planet from the sun. R1 plus R2 का वैल्यू A होगा, where A is semi major axis. Find total energy and angular momentum of the satellite of the planet about the sun in terms of R1 and R2. नहीं भाई, मैं चाहता हूं आप इसको नोट कर ले पहले, फिर अगले पेज से स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी करो। देखो, एक सैटेलाइट अगर किसी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो सन उसके फोकस पे होता है। अब यहां पे दो रूल हैं, उसको याद रखना। दो रूल्स हैं हमेशा। सैटेलाइट का सवाल आ जाए, मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट का क्वेश्चन आ जाए, तो दो रूल्स है। रूल ये है पहला, कि हमेशा फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सन लग रहा है, और जब भी फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है तो वहां पे एक्सिस लेने से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। पहला रूल क्या है? पहला रूल है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज कंजर्व्ड। ये याद रखना, डायरेक्ट सवाल केवल यही पूछ लेते हैं कि कंजर्व किस पॉइंट के अबाउट रहेगा। कंजर्व अबाउट सेंटर ऑफ सन। अब सेंटर ऑफ सन केवल फोकस पे रहता है, लेकिन जिस फोकस पे सेंटर ऑफ सन होगा उसी फोकस के अबाउट कंजर्व करेंगे, दूसरे फोकस के अबाउट नहीं। हालांकि कोइंसिडेंटली दोनों फोकस के रिस्पेक्ट में आंसर सेम ही आएगा, तो कंजर्व उसके अबाउट भी दिखेगा और इसके अबाउट भी दिखेगा, लेकिन कंजर्व करना इसी के अबाउट है, क्योंकि कहानी में अंतर हो जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा जैसे सर ये फोकस है वैसे वो फोकस है, तो जैसे इसके अबाउट निकालेंगे वैसे उसके अबाउट, ऐसा नहीं होगा। तो आपको लगेगा दोनों फोकस के अबाउट कंजर्व होना चाहिए, लेकिन उसी एक फोकस के अबाउट कंजर्व करना है जिस फोकस पे सेंटर है। तो अगर दो फोकस को F1 F2 देके आपको एक इलिप्टिकल ऑर्बिट दे दे और बोले प्लैनेट इसमें घूम रहा है, तो क्या F1 के अबाउट कंजर्व है या F2 के अबाउट कंजर्व है एंगुलर मोमेंटम? आपको बोलना जहां सेंटर जिस पे सन है, सन का सेंटर वही कंजर्व है, दूसरे के अबाउट कंजर्व नहीं करना है। ठीक है।
प्लैनेटरी मोशन सर्कुलर क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लैनेट्स हमने थोड़ी ना बना के लॉन्च किए हैं। जैसे बोलते हैं कि जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ तो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ तो छोटे छोटे पार्टिकल सारी दुनिया में ऐसे फैल गए तो सभी पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई ऐसे बैंग की वजह से। तो वो क्या हुआ, एक सेंट्रल मास जो हैवी ऑब्जेक्ट था उसके चारों तरफ छोटे पार्टिकल उस वेलोसिटी और म्यूचुअल ग्रेविटेशन की वजह से जो बैंग करके दूर गए, तो सभी पार्टिकल पे म्यूचुअल अट्रैक्शन भी लग रहा है, और म्यूचुअल अट्रैक्शन से वो जो बीच में सेंट्रल ऑब्जेक्ट है वो सबको दूर नहीं जाने दे रहा, और वेलोसिटी रैंडमली आ गई तो कुछ को घुमाने लग रहा है। लेकिन सर किसी के पास ज्यादा वेलोसिटी आ गई होगी तो, अरे भाई जिसके पास एस्केप से ज्यादा वेलोसिटी आ गई वो निकल लिया, किसी दूसरे सोलर सिस्टम पे चला गया, किसी और गैलेक्सी में चला गया, कहीं और टकराते घूम रहा होगा। लेकिन जो पार्टिकल हमारे पास रह गए उनकी खास बात यह थी कि उनकी वेलोसिटी बैंग की वजह से एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा नहीं थी। तो कोई भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट पकड़ लिया और उसके चारों तरफ उसी के म्यूचुअल ग्रेविटेशन से ये लोग छोटे वाले पार्टिकल घूमने लगे। लेकिन हमने थोड़ी ना घुमाए हैं, हमने थोड़ी ना जानबूझ के वेलोसिटी दी है, ये वेलोसिटी रैंडमली सबको मिली है। और वेलोसिटी और डिस्टेंस के हिसाब से सब अपने अपने एक एक पाथ पकड़ रहे हैं। अगर हम कोई जानबूझ के एक पर्टिकुलर वेलोसिटी देते, कौन सी वाली, जैसे आपने सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने की वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था √gm/r, या √gm/r। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला था √gm/r। तो अगर हमने इतनी वेलोसिटी दी किसी सैटेलाइट को, हम गए एक सैटेलाइट लेके और ऐसे टेंजेंशियली फेंक दिया, मतलब अर्थ से रेडियस r पे गए और टेंजेंशियली फेंक दिया 90 डिग्री पर, और इतने वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। कितने रेडियस के? r रेडियस के। क्यों? क्योंकि इस वेलोसिटी के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर है। लेकिन कहीं मैंने वेलोसिटी इससे ज्यादा दे दिया या इससे कम दे दिया तो क्या होगा? तो ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ के चारों बाहर जाके r रेडियस पे वेलोसिटी कम दे दिया, v<v0 दे दिया, तो ये फिर सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। ये कैसे ऑर्बिट में घूमेगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। और अगर आपने वेलोसिटी v>v0 दे दिया तो अभी भी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। अब कैसे ऑर्बिट में घूमेगा? अब इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। लेकिन ये इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा है? ये इलिप्टिकल ऑर्बिट तो थोड़ा नीचे की तरफ स्ट्रेच्ड है, नीचे की तरफ स्ट्रेच्ड है। अगर वेलोसिटी ज्यादा दे दिया ज्यादा बड़े डिस्टेंस से लौट के आएगा, और वेलोसिटी कम दे दिया तो कम डिस्टेंस से लौट के आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑर्बिट इलिप्टिकल हो जाते हैं अगर वेलोसिटी ऐसा नहीं रहता। तो प्लैनेट्स को जो वेलोसिटी मिला वो कोई किसी ने जानबूझ के ऐसे पकड़ पकड़ के प्लैनेट्स को फेंका तो नहीं। तो प्लैनेट्स को रैंडमली वेलोसिटी मिला, किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, किसी को √gm/r मिला। लेकिन आप देखेंगे कि प्लैनेट का ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये बहुत डिस्टॉर्टेड नहीं है बहुत सिंपल। ठीक है, यहां पे ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम या ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो प्लैनेट्स कर्वेचर वाले मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाए, और अगर उसके इक्वल दोगे तो सर्कुलर ऑर्बिट में जाए। ये 3 केस हो गए, ज्यादा दिया कम दिया। लेकिन अगर तुमने वेलोसिटी बहुत ज्यादा दे दिया, अगर वेलोसिटी नॉट से भी ज्यादा दे दिया, पार्टिकल एस्केप कर जाएगा, यानी फिर क्लोज्ड ऑर्बिट में घूमेगा नहीं। चलिए ये अभी सीख लेते हैं कि मैंने 3-4 केसेस बना दिए हैं, मैं आपको वापस लिखा दूंगा। पहले इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर सारे के सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्यों घूम रहे? ऐसा नहीं है, कोई कोई एकदम सर्कुलर ऑर्बिट में भी घूमता है, लेकिन हम लोग जनरल इलिप्टिकल ऑर्बिट को ही प्रमोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन बनाना, यहां से r1 डिस्टेंस पे वेलोसिटी v1 है, r2 डिस्टेंस पे वेलोसिटी v, यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। फॉर्मूला लिखना है mv1r1 इक्वल टू mv2r2 इक्वल टू mvr sin थीटा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो सवाल देखे हैं इन तीनों में से किसी भी 2 पॉइंट के बीच में कंपैरिजन का क्वेश्चन आ सकता है। इन 3 में से ऐसा दे सकता है, यहां पर वेलोसिटी v है तो यहां की वेलोसिटी बताओ, और दोनों रेडियस और एंगल दे दिए।
यहाँ की वेलोसिटी v1 है तो v2 की वैल्यू बताओ, तो mv1 r1 mv2 r2। बट ये याद रखिएगा मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पे हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा, यानी दोनों एंड्स ऑफ, जहां पे दोनों एंड्स हैं किसके, इलिप्टिकल ऑर्बिट के, मतलब ये जो मेजर एक्सिस जो है उसके दोनों एंड पे हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा, माइनर एक्सिस पे 90 डिग्री नहीं होगा। माइनर एक्सिस पे एंगल हम निकाल पाएंगे, निकाल सकते हैं। प्लैनेट्स रोटेट करते हुए बंद क्यों नहीं करते, रोटेट करना बंद क्यों नहीं, अच्छा अच्छा विहान ने सवाल पूछा, प्लैनेट रोटेट करना बंद क्यों नहीं करते। बंद, रोटेट करना बंद करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। प्लैनेट पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो जो मोशन वो कर रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे, यही न्यूटन लॉ था। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए प्लैनेट किसी एक्सटर्नल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, जैसे तुमने क्या करा, जैसे आपने पर कौन सा वाला डिस्कस थ्रो होता है और एक और होता है, ऐसे दो तीन तरह के थ्रो होते हैं, तो या फिर ऐसे एक रस्सी से पत्थर को पकड़ के और ऐसे गोल गोल घुमाओ। जब आप गोल गोल पत्थर को घुमाओगे तो जब तक आप खुद हाथ न छोड़ो तब तक पत्थर भी आपके साथ साथ गोल घूमता ही रहेगा। भाई तुम भी 10 दिन तक घूमते रहो तो पत्थर भी घूमता रहेगा। तो क्या मतलब है, ओके हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज कंजर्व्ड अबाउट सेंटर ऑफ द सन, mv1 r1 mv2 r2 mvr sin थीटा। अब दूसरा इक्वेशन है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब कह रहे सर स्पेस डस्ट नहीं होता, अरे भाई प्लैनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्पेस डस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लैनेट अपने एटमॉस्फेयर को साथ साथ लेके घूम रहा है, उसका एटमॉस्फेयर उसको थोड़ी ना रिटार्ड कर रहा है। प्लैनेट और प्लैनेट का एटमॉस्फेयर वो सब एक ही ऑब्जेक्ट है, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है। हम अर्थ एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते नहीं चल रही है, एटमॉस्फेयर अर्थ के साथ साथ ही चल रहा है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में अगर कोई कॉमेट आके गिरेगा, कोई पार्टिकल आके गिरेगा, कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसमें एयर रेजिस्टेंस से आग लग सकती है। आपने देखा होगा कि कोई स्पेसक्राफ्ट या कोई कॉमेट ऐसे अंदर एंटर करता है तो फिर हमारे को ऐसा दिखता है कि आग लगते हुए जा रहा है। लेकिन अगर पूरा प्लैनेट ही घूम रहा है तो प्लैनेट के साथ प्लैनेट का पूरा एटमॉस्फेयर भी घूम रहा है, तो हम लोग प्लैनेट प्लस एटमॉस्फेयर को लेके एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। वो सारी बातें जो अंदर है सब इंटरनल है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में मैंने लिखा हाफ m1v1 स्क्वायर माइनस gmm/r1 इक्वल टू हाफ m2 स्क्वायर माइनस gmm/r2। ये टोटल एनर्जी है। मैं चाहता हूं आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 और v2 का वैल्यू कैलकुलेट करो, जिससे कि हम एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर पाए। फाइंड v1 एंड v2 फ्रॉम टू इक्वेशंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जहां पे v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर है, ऊपर में v1 और v2 है, उससे v1 और v2 का रिलेशन यहां पे रिप्लेस कर देते हैं या v2 की जगह रिप्लेस कर देते, आया हाफ m हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर, और v2 को लिखा v1 r1/r2, और gm1 m2 को इधर ले गए, gmm/r1 माइनस r2। इसमें से v1 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो v1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। v1 स्क्वायर ब्रैकेट r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अपॉन r2 इक्वल टू m r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। r2 से r2 स्क्वायर कैंसिल कर दिया,
R2 माइनस R1 से R2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस कर दिया और R2 ऊपर भेज दिया और ये प्लस वाला नीचे। V1 का वैल्यू आएगा m बाय R2 ऊपर R1 नीचे, R1 प्लस R2। R2 प्लस R1 नीचे, R2 ऊपर R1 नीचे, वन स्क्वायर का रूट। अब हमारा जो रिजल्ट है उसमें V1 का वैल्यू आ गया। आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो इससे R1 R2 को रिप्लेस करके V2 भी निकाल सकते हैं, यानी R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 लिख दे तो V2 आ जाएगा। सिमेट्री है कहानी। अब एंगुलर मोमेंटम होता है mv1r1 या mv2r2, कोई एक कैलकुलेट कर ले, दोनों जगह कंजर्व ही है। तो यहां पे R1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 से R1 कट जाएगा अपॉन, देखो अब इसमें सिमिट्री दिख रही होगी आपको। ये जो एंगुलर मोमेंटम मैंने निकाला में अगर अब आप R1 की जगह R2, R2 की जगह R1 भी रखे तो भी आंसर सेम आएगा। 1/2 तो कहां गया, 1/2 कहां गया? एंगुलर मोमेंटम, अब टोटल एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर माइनस gmm बाय R1 हाफ mv1 स्क्वायर mr2 अपॉन R1 इंटू R1 प्लस R2 माइनस m बाय R1। mm बाय R1 को कॉमन कर दिया, R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस 1 को ऐसा सब्ट्रैक्ट किया, R2 कट जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस gmm अपॉन R1, R1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 से R1 कट गया, माइनस gmm अपॉन R1 प्लस R2। क्या आ गया? टोटल एनर्जी। लेकिन R1 प्लस R2 था 2a, टोटल एनर्जी का आंसर आ गया माइनस gmm अपॉन
याद कर लो भाई, याद कर। हाँ, तो अब जो फाइनल आंसर है उसमें सेमी मेजर एक्सिस यानी कि ए के टर्म्स में आंसर आ गया -GMM/2a। और ये बिल्कुल आंसर एकदम कांस्टेंट की तरह लग रहा होगा आपको, जैसे अब ये कहीं पर भी चले सैटेलाइट में, ये आंसर ए के टर्म्स में आया, मतलब ए ये जो आधा एक्सिस मेजर एक्सिस, तो ये यहां 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 कहीं पर भी होगा आपको। इससे बड़ा फायदा होने वाला है। फायदा क्या होने वाला है? अब सोचिए, टोटल एनर्जी अगर आपको पता है तो इससे किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी पता लग सकती है, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी। अभी मैं बताता हूं, बहुत सिंपल है सर। विच आर द ब्रांचेस फॉर द स्टडी ऑफ स्पेस साइंसेस। ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, देखना पड़ेगा। अभी हमारे पास एक IISCR करके होता है ना, स्पेस रिसर्च का इंस्टीट्यूट ही है। IIST IISCR, दो दो इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में हैं जो बीटेक कराते, स्पेस रिसर्च पे ही काम करते हैं। इनका मेंस से एडमिशन होता है ना, या जेई एडवांस से होता, एडवांस से होता है शायद। दूसरा, हमारे पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी होता है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। लेकिन मैं आपको ये बोल दूं कि आप जो है कहीं से भी इंजीनियरिंग करके और यूएस में अगर पढ़ने जाएं, यूएस में, और वहां पे आप वही सब्जेक्ट चूज करें जो आपको स्पेस रिसर्च में काम करे, मतलब वहां पे बेतहाशा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से कुछ सब्जेक्ट आप अपनी चॉइस से कनेक्ट ले सकते हैं। उस समय जो लोग नासा में काम करना चाहते हैं, जैसे यहां से कंप्यूटर साइंस करके गए और यूएस की यूनिवर्सिटी में चले गए, अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो टॉप 20 यूनिवर्सिटीज हैं, और उसमें बेतहाशा सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से वो इलेक्टिव सेलेक्ट ही करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, और फिर एडवांस लेवल पढ़ने के लिए केवल जाते हैं स्पेस और स्पेस रिसर्च के ही सब्जेक्ट करते हैं। इससे मुझे याद आया, आप लोग ने वो, मैंने एक वीडियो डाला है मेरी एक स्टूडेंट का, स्टैनफोर्ड वाली, देखा होगा। अभी मुझे उससे याद आया, मेरा एक और स्टूडेंट स्टैनफोर्ड में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में है, रिसर्च एसोसिएट है वहाँ पे। वो स्टैनफोर्ड में पढ़ के इंडिया से स्टैनफोर्ड गया था, 100% स्कॉलरशिप था उसका, फुल स्कॉलरशिप, फ्री था उसका। वो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करता है, स्पेस टेक्नोलॉजी पे, यानी कि वो कुछ ऐसे ही काम कर रहा। वो ये इंडिया में भी था ना, तो बहुत ही, हाँ तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई कह रहा है सर मैं, हम गरीब हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। अरे भाई, मेरा स्टूडेंट है इंडियन, प्रफुल्ल अग्रवाल। प्रफुल्ल जो है वो पढ़ा है स्टैनफोर्ड में, और स्टैनफोर्ड में फुल स्कॉलरशिप, 100%। मतलब उसको पैसा क्या खर्च होता था, जो यूएस जाने का पैसा लगता था वो उसको देना होता। जो भी 50,000 की टिकट होती, साल में एक बार आता जाता था, तो एक बार 50,000 रुपये खर्च करता था, बाकी सारा फीस पेड था उसका। AT&T वहाँ पे एक कंपनी है, 100% स्कॉलरशिप था उसका। लेकिन वो लड़का बहुत महान था ना। अभी उसकी उम्मीद बताई, उसकी वो बताऊंगा मैं क्वालिटी, तो आप कहेंगे सर ये कहाँ से लाए हो। वो इंडिया का एकमात्र बच्चा है, इंडिया का एकमात्र बच्चा है कि नाम पे 2 कॉमेट्स हैं, 2 कॉमेट उसके नाम पे, यानी स्पेस में हजारों हेवनली बॉडीज घूमती हैं, उसके बारे में नासा को भी नहीं पता है। हालांकि नासा का एक दूरबीन होता हबल, सुना होगा ना, तो वो क्या करता है, नासा उसका लाइव फीड दुनिया में इंटरनेट पे छोड़ देता है। तो आप भी देख सकते हैं क्या करते हैं अलग अलग जगह के साइंटिस्ट या बच्चे या रिसर्चर्स, वो स्पेस में आप कहीं पर भी देख सकते हैं उसमें।
तो स्पेस में देखोगे एक पर्टिकुलर जगह पे तो आपको अलग अलग बॉडीज दिखेंगी, उनमें से कुछ बॉडीज आइडेंटिफाइड हैं और कुछ बॉडीज अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों प्लैनेट्स और करोड़ों हेवनली बॉडीज घूम रही है, बड़े बड़े मासेस घूम रहे हैं। उसमें से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो नासा ने आइडेंटिफाई नहीं कर रखे थे। उसने उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके नासा को भेजा लिख के कि ये दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका अभी तक नाम नहीं रखा गया और ये मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। तो नासा का उनके पास जवाब आया कि ये सचमुच आइडेंटिफाइड नहीं थे, इसका नाम हम आपके नाम पे रख रहे हैं। तो वो जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनका नाम, जैसे अब मुझे नंबर तो याद ही, नंबर के हिसाब से होता है 7375 शर्मा, प्रफुल्ल शर्मा, अग्रवाल बोलती है प्रफुल्ल शर्मा, तो उसका नाम शर्मा, प्रफुल्ल शर्मा 43 ऐसा। तो वो बच्चा इंडिया का अकेला है और उस साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो है लिम्का बुक में भी उसका नाम इसी वजह है। आप जो है कुछ स्पेशल ऐसा अलग से काम करते हैं जो कि दुनिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो फिर आप जब अप्लाई करेंगे तो लोग ऐसे लोगों को जरूर अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके से। शर्मा जी का बेटा है। अभी हम लोग ये दो सिचुएशन कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि टोटल एनर्जी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, और ठीक है। अब इससे एक सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। एंगुलर मोमेंटम का आंसर आया था m पुट कैपिटल M r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, और टोटल एनर्जी का आंसर आया माइनस कैपिटल M स्मॉल m बाय। ये दो रिजल्ट हैं, बढ़िया रिजल्ट हैं, आप याद रख सकते हैं, नहीं याद करना मत करो, एडवांस में इस तरह का सवाल बन सकता है। देखो लिखा हुआ है कॉस्मिक बॉडी ए मूव्स टू द सन विद वेलोसिटी नॉट। यहां पर कॉस्मिक बॉडी ए है जो कि सन की तरफ आ रही है, ये सन है, तरफ वी नॉट वेलोसिटी से बढ़ रही है। व्हेन फार फ्रॉम द सन, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब है वेलोसिटी, and aiming parameter L, the arc of velocity vector v naught relative to the center of the sun। ये एमिंग पैरामीटर को इंपैक्ट पैरामीटर भी हमने एक बार बोला था। इंपैक्ट पैरामीटर या एमिंग पैरामीटर एक ही टर्म के नाम है। सन यहां है, सन के सेंटर से आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस L पर, जो L डिस्टेंस है, इस पे पार्टिकल को नॉट वेलोसिटी दिया। एक्चुअल डिस्टेंस इनफाइनाइट है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी का, लाइन ऑफ मोशन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। लेकिन अगर ये सन के रेडियस से बड़ा है तो इंपैक्ट नहीं होगा, तो एमिंग पैरामीटर हो गया। अगर सन के रेडियस से छोटा होता तो ये, जैसे कोलिजन में याद है हमने करा था कि एक पार्टिकल रखा और उससे थोड़ा सा साइड में एक वेलोसिटी दिया, तो वेलोसिटी लाइन ऑफ मूवमेंट का सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया उसको इंपैक्ट पैरामीटर कह रहे थे। तो ये एमिंग पैरामीटर वही टर्म है। अब बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन। ट्राई करते हैं। सन से मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ये पता लगाते हैं। इस मिनिमम डिस्टेंस को r मान लेते हैं, डिस्टेंस इज r। यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी ये भी नहीं पता, इस वेलोसिटी को v मान लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और फाइनल वेलोसिटी v।
तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हमें ये पता चल जाएगा एम वी नॉट एल इज एम वी आर। यहां पे मिनिमम सेपरेशन पे वेलोसिटी और रेडियस परपेंडिकुलर है, चाहे मिनिमम सेपरेशन हो या मैक्सिमम। एम वी नॉट एल एम वी आर। सवाल समझ में नहीं आया? फिर से सुन लो। एक ऑब्जेक्ट को, आपने कभी स्लिंग शॉट का नाम सुना है? स्लिंग शॉट, स्लिंग शॉट बोलते, आपने सुना होगा यार, ग्रेविटेशन में ये बहुत ही फेमस टर्म है स्लिंग शॉट। नहीं तो आपने क्या वो कोई भी ऐसी मूवी देखी है जिसमें हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाने की कोशिश करते हैं, जैसे मार्शियन, द मार्शियन एक पिक्चर थी, या फिर एक मूवी है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर देखी है? तो किसी भी ऐसी मूवी में जिसमें एक ऑब्जेक्ट को एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं, तो अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं ले जाते, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अर्थ से चल के और मून को क्रॉस करते हुए और यहां किसी प्लैनेट पे जाना है, ये मार्स है। तो एक तरीका यह है कि आप ऐसे जाओ मार्स की तरफ, लेकिन ऐसे जाओगे तो मून अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा, यानी आपकी बहुत सारी एनर्जी मून खाएगा, खाने की कोशिश करेगा, मून खाएगा आपकी एनर्जी। दूसरा तरीका यह है कि आप अगर रॉकेट को इस तरह लॉन्च करें, तो ये लॉन्च करने के बाद क्या होगा कि यहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्लिंग की तरह, मतलब ऐसे खींचेगा, खींच के ये जो मून की ग्रेविटी है ये इस प्लैनेट को, मतलब इस तुम्हारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये और इसका स्पीड बढ़ाती जाएगी, और बढ़ाती जाएगी तो आपको यहां पे एक एडिशनल स्पीड मिलेगी, जिसके बाद थ्रस्टर आपको थोड़ा सी और वेलोसिटी देंगे, टक 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 मार्स की ग्रेविटी की तरफ आप आसानी से, तो प्लैनेट के दूसरे साइड से घूम के आओगे तो स्पीड ज्यादा हो जाती है। स्लिंग की तरह, पीछे की तरह, ये प्लैनेट है, अगर तुम इसके सामने से जा रहे हो, उस तरफ जाना है, यहां से सामने से जा रहे हो, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तुम्हारी एनर्जी को पीछे से खींचेगा। हाँ, और स्लिंग की तरह, गुलेल की तरह पीछे से एनर्जी दोगे तो पीछे से घुमा के ले जाते हैं, जिससे कि वो इधर से पकड़ के जोरदार झटका देके दूसरी साइड फेंकता है। तरीके से थोड़ा थोड़ा फ्यूल बच जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपने देखे, मतलब कई मूवीज होंगे, कोई वही करते हैं कि मून के पीछे से घुमा के ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं। तो ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट को तरह का स्लिंग शॉट वाला सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, देखो आप, ये अर्थ है, ये मून है, अगर ऐसे चलाओगे तो स्लिंग शॉट थोड़ी ना होगा, मून से ही टकरा जाएगा। लेकिन आप थोड़ा टेढ़ा वेलोसिटी दोगे तो ये मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ऐसे घुमा के फेंकेगा, तो कभी ना कभी मून से मिनिमम डिस्टेंस पे आएगा। वैसा ही सिचुएशन यहां पे है कि अगर किसी प्लैनेट को लाइन ऑफ जॉइनिंग द सेंटर पे नहीं छोड़ पार्टिकल, देखो ये सन है, अगर बिल्कुल इसके सामने एक पार्टिकल को फेंक दूं तो ये पार्टिकल अट्रैक्ट होके आएगा और सन से टकरा जाएगा। लेकिन अगर इस पार्टिकल को थोड़ा साइड में, यानी कि थोड़ा अलग डिस्टेंस से फेंकूं, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल से होगा, तो ये अट्रैक्ट तो अभी भी होगा, लेकिन अट्रैक्ट होने के बावजूद भी ये इस सन से जरूरी नहीं है टकराए। तो ये अट्रैक्ट होके इसके सामने से आया और ये मिनिमम सेपरेशन होने के बाद ऐसे निकल गया। तो हमने यही पूछा कि जब वो मिनिमम सेपरेशन पे था तो उसका वेलोसिटी या मिनिमम सेपरेशन कितना है। ऐसे नीचे से आएगा और फिर घूम के ऊपर की तरफ चला। एंग्री बर्ड में भी होता है, मिशन मंगल में भी होता है। मिशन मंगल मैंने देखा। चलिए, तो एक तो हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, इसलिए एम वी एल, एक्चुअल डिस्टेंस इंफिनिटी है, लेकिन एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर, और बाद में एम वी आर तो है। दूसरा दूसरा
एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में होता है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस जी एम वन एम टू बाई इंफिनिटी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। अब देखो यहां इंफिनिटी क्यों है, क्योंकि एनर्जी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नहीं चलती है, एनर्जी एक्चुअल डिस्टेंस से होती है। तो एक्चुअल डिस्टेंस इनिशियली लार्ज डिस्टेंस है, फार अवे फ्रॉम सन है। एक्चुअल इंफिनिटी डिस्टेंस रखेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। इधर से आर वी और आर दो अननोन है, हम लोग यहाँ पे वी को रिप्लेस कर देते हैं आर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे वी की जगह नॉट एल बाई स्मॉल आर लिखते हैं। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर। क्वेश्चन पूछा मिनिमम डिस्टेंस, यानी आर का वैल्यू कैलकुलेट करना। ये आर में क्वाड्रेटिक है, मैं पूरे को इक्वेशन को एम कैंसिल कर देता हूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं और आर स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। आर स्क्वायर गायब हो गया, यहाँ आर हो गया, तो आ गया आर स्क्वायर बी प्लस टू आर माइनस नॉट स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आर का वैल्यू निकालना है, अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर देते हैं। आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्या आंसर हो? भाई आज केवल इरोडोव के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये देखो आप ना बहुत ऐसे घबराओ नहीं कभी भी कि सर ये मेंस लेवल है कि एडवांस लेवल है। क्या हो रहा है कि इरोडोव के आसान सवाल या आधा सवाल मेंस में भी आ जाता है। तो अगर हम सारी चीजें समझ के जाएंगे तो हो सकता है मेंस लेवल पे एक पार्ट आ जाए। जैसे इसमें ये वाला पार्ट तो मेंस में आ सकता है ना। अगर बोला इंपैक्ट पैरामीटर एल नॉट है तो बताओ, यहां पे जैसे ये दे दिया कि यहां पर वेलोसिटी v नॉट है और यहां पर वेलोसिटी 5 v नॉट है, तो बताओ ये r डिस्टेंस कितना हो गया। तो आप यहां पे ऐसे लिख देंगे, यहां पर वेलोसिटी v नॉट है और वहां वेलोसिटी 5 v नॉट है, तो r का वैल्यू l बाई 5 हो जाएगा। एक सिंपल इक्वेशन से डायरेक्ट सवाल बन सकता है। ये पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं ना, एम वी एल इक्वल टू एम वी आर करा, तो अगर एक फाइनल वेलोसिटी दे दिया तो फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा, फाइनल डिस्टेंस तो एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां पे सचमुच एडवांस लेवल का ही सवाल किया। पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन बनाई और फिर हमने एनर्जी की इक्वेशन बनाई। हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे? क्योंकि इसका मिनिमम डिस्टेंस तो पूछा है, मैक्सिमम डिस्टेंस हमें दिया नहीं है। तो यहां पे मेजर एक्सिस क्या है हमें नहीं पता, तो डायरेक्ट इस एनर्जी को माइनस जी एम वन एम टू बाई 2a नहीं लिख पा रहे। ठीक है ना। अरे आंसर से हमें क्या घबराना है भाई। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो है वो है। प्रफुल्ल शर्मा तो चला गया था 12th के बाद ही, यानी उसने अपना बीटेक किया वहां से, फिर शायद अभी मिशिगन से रिसर्च कर रहा है, मुझे अब याद नहीं कहा। अब तो हो गया समय, उसको तो बुलाएंगे, उसको भी बुला लेंगे, वो भी बहुत प्यारा
हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी कम, आज थोड़ा। चलिए, अच्छा किसी ने डाल भी दिया तो हो। 2333 is a comet that was discovered by Indian amateur astronomer प्रफुल्ल शर्मा समथिंग। अच्छा बेटा, तुम लोग तुरंत वो कर देते हो। सर झूठ कह रहे। प्रफुल्ल शर्मा को मेरे फेसबुक में ढूंढना, आपको मिलेगा ना उससे। कौन पढ़ाता रहा तुमको फिजिक्स, ग्रेविटेशन, लेकिन उसने बहुत दमदार तरीके से पढ़ा था, उसका इंटरेस्ट बहुत था उसमें। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आराम आराम से पहले सवाल पढ़ लो, बहुत मजा आ जाएगा इसको करने में। इसको ऐसे मेथड से बताऊंगा जो आपको बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये है एडवांस लेवल का सवाल, लेकिन इसको सॉल्व करके मेंस लेवल का बना देंगे, देखो। और कल हम लोग सेल्फ एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कॉन्सेप्ट सेल्फ एनर्जी का रह गया है, तो कल हम लोग सेल्फ एनर्जी के क्वेश्चंस और उसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारी बातें खत्म कर देंगे, मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मंडे से पढ़ते हैं। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग around the earth around in a circular orbit of radius a with velocity v naught। चलो बना लेते हैं। एक सैटेलाइट है जो v नॉट वेलोसिटी से चल रहा था, फिर लिखा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट विद वेलोसिटी 5/4 v नॉट। मतलब सैटेलाइट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और पार्टिकल को ही इमेजिन करो। इस पार्टिकल का वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी है 5/4 v, टोटल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी जो हमने दिया वो वेलोसिटी अब v नॉट से ज्यादा हो गया, क्योंकि √5/4 v नॉट हो गया। तो ये सैटेलाइट तो सर्कल में ही चलेगा, ए रेडियस के सर्कल में चल रहा सैटेलाइट, लेकिन ये पार्टिकल ए रेडियस के सर्कल में नहीं चलेगा, पार्टिकल चलेगा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कैसे पता? क्योंकि वेलोसिटी अगर v नॉट से ज्यादा दे दे लेकिन √2 v नॉट से कम दे दे, v नॉट से ज्यादा दे दें और √2 v नॉट से कम दे दे, तो वो करेगा नहीं, एस्केप नहीं करेगा, एस्केप नहीं करेगा, लेकिन सर्कल भी नहीं चलेगा। फिर से सुन लो, अगर वेलोसिटी 0 से ज्यादा और v नॉट से कम हो तो पाथ एलिप्टिकल। अगर वेलोसिटी v नॉट से ज्यादा √2 v नॉट से कम हो तो पाथ एलिप्टिकल। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी नॉट के बराबर, पाथ सर्कुलर। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी √2 v नॉट के बराबर, ये सब टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो पाथ पैराबोलिक। और वेलोसिटी ग्रेटर देन √2 v नॉट तो पाथ हाइपरबोलिक। ये आखिरी वाले दो याद कर लो, मैं इनको डिराइव नहीं करा रहा हूं, याद कर लो। अगर ठीक √2 v नॉट है तो पैराबोलिक, और अगर √2 v नॉट से ज्यादा वेलोसिटी है यानी एस्केप करेगा, एस्केपिंग। तो एस्केपिंग में दो तरह के एस्केप हो सकते हैं, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। ये दोनों पाथ क्लोज नहीं होते, एलिप्टिकल और सर्कल ये सारे पाथ क्लोज होते हैं, तो सर्कल घूमा तो पाथ रिपीट होता रहेगा। लेकिन पैरा बोला जाए या हाइपर बोला जाए, ये पार्टिकल अब हाइपर बोला जाए या पैरा बोला जाए, ये पार्टिकल का आखिरी रास्ता ओपन है, इसका मतलब इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा और फिर लौट के नहीं आएगा। तो मुझे जैसे ही दिखा कि वेलोसिटी √5/4 है, यानी वेलोसिटी ये 1.25 है रूट में अंदर, √2 से कम है और v नॉट से ज्यादा है, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट बनने वाला है। सवाल भी देखिए क्या लिखा है, सवाल क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। जरा सॉल्व करते हैं। मान लीजिए
एक पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी की जगह पुट 5/4 v नॉट वेलोसिटी से फेंका तो फिर इसका पाथ थोड़ा ऐसे इलिप्टिकल हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हाफ एम v स्क्वायर की जगह हाफ एम 5/4 नॉट स्क्वायर हो जाएगा। v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले वाली होती थी जो सर्कल में घूमने के लिए चाहिए होती थी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट जीएम बाय आर ही होता है। हमने रूट जीएम बाय आर पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी है 5/8 mm बाय आर। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर में वी नॉट की जगह ऑर्बिटल वेलोसिटी रख दी जो पहले होती थी, फिर वो यहां रख दिया, तो 5/8 GM बाय आर हो गई क्या काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर होती है -GMM बाय आर, यानी कि टोटल एनर्जी हो जाएगी -3/8 GMM बाय आर। आर की जगह ए लिख देता हूं, ए। सवाल में लिखा है कि ए रेडियस के ऑर्बिट में चल रहा है, ए लिख देता हूं। ए रेडियस के ऑर्बिट में है तो यहां भी ए लिख दिया, वहां भी ए लिख दिया, ये भी ए है, ये भी ए, सब ए हो गए। अब सारा एनर्जी को देख लो। नेक्स्ट चैप्टर में शाम को, अभी क्या हमारी एक मीटिंग होनी है आज शाम को जिसमें आगे की कुछ बातें, कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस होंगी, तो कैसे आपका सिलेबस और फास्ट और इफेक्टिव तरीके से कराया जाएगा, इसके लिए एक डिस्कशन है दिन में। वो दिन में डिस्कशन के बाद मैं क्या आप लोगों का खबरी बन के उस डिस्कशन में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हुई होंगी वो मैं आपको चुपचाप बता दूंगा, लेकिन प्रॉमिस ये कि किसी से बताना नहीं, या किसी को बताना तो ये मत बताना कि किसने बताया। समझ गए क्या। एक पिक्चर थी बहुत पहले आई थी, शोले। शोले में एक कैरेक्टर था हरिराम नाई। हरिराम नाई, आज समझ लो मेरा रोल भी वही। इसको टोटल एनर्जी को, बट टोटल एनर्जी इज -GMM बाय 2a। अब यहां पे a ऑर्बिट है तो मेजर एक्सिस को मैं कुछ और लिख देता हूं, AM लिख देता हूं मान लो, और ये जो सेमी मेजर एक्सिस है इसका वैल्यू AM है, ये ऐसे मान लेता हूं AM, ये मेजर एक्सिस है, AM लिख दिया, इक्वल टू -3/8 mm बाय a। तो आप देखेंगे AM का वैल्यू या 2AM का वैल्यू 8a/3 आ गया, यानी यहां से लेकर यहां तक नीचे तक का जो डिस्टेंस है, ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस है वो 8a/3 आ गया है, जबकि ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो a है। हाँ, ऋषभ राज कह रहे हैं हरिराम नाई को तो वीरू, जय वीरू ने बेवकूफ बना दिया था। अरे भाई, हरिराम नाई को नहीं बनाया था, वो तो जेलर को बनाया था। हरिराम नाई तो अपना काम कर रहा था, उसने जो सुना ने वो बताया, तो कोई प्रेजुडिस नहीं है। हाँ, हथियार जेल में आ चुका है, अब तुम लोग समझे। अब हम लोग, मतलब मैं सुनूंगा और आपको बता दूं, भाई क्या इंटरप्रिटेशन वो तुम लोग करो। सर इसका मतलब तो ये, सर उसका मतलब तो ये, तब तो सर ऐसे हो जाएगा। लोग जो प्रिकॉस्टिनेशन करने वाले हैं वो, मैं कोई भी बात बताऊंगा उसमें 50 एनालिसिस कर देंगे, सर इसका मतलब ये करेंगे, सर उससे तो वो हो जाएगा। हमारा काम एक ही है भाई, वापस वापस हम सीरियस हो जाते हैं। वैसे 11:30 हो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये मेजर एक्सिस का डिस्टेंस आ गया 8a/3, जिसमें ऊपर का डिस्टेंस a है, तो बताओ नीचे का डिस्टेंस कितना हुआ।
तो मिनिमम डिस्टेंस प्लस मैक्सिमम डिस्टेंस का वैल्यू 8a/3 है। इसमें एक डिस्टेंस a है, तो दूसरा डिस्टेंस का वैल्यू 8a/3 से माइनस करोगे तो R2 का वैल्यू हो जाएगा 5a/3। अब मुझे बताओ, एक आंसर a है और दूसरा 5a/3 है, तो इनमें से मिनिमम कौन सा मैक्सिमम कौन सा है? वैल्यू देख के तो बता ही पाएंगे कि एक मिनिमम है दूसरा मैक्सिमम है। ऐसे हमको आइडिया इसलिए नहीं होता है कि हमको नहीं पता कि वेलोसिटी जहां पे दिया हुआ है उससे बड़े रास्ते पे जाके लौटेगा या पास वाले रास्ते पे लौटेगा। वो तो वेलोसिटी ज्यादा दी तो दूर से आएगा, अगर वेलोसिटी v0 से कम होती तो पास से आता। ठीक है, ये हमारा आंसर। देखो एक ही चालाकी करी मैंने, जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद किया था, सर से जो भी वेलोसिटी दोगे उससे टोटल एनर्जी निकाल के और यहां से 2a का वैल्यू निकाल देंगे। एक डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, माइनस करेंगे दूसरा डिस्टेंस आ जाएगा। देखिए कुछ भी सॉल्व नहीं करना पड़ा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है और यहां जो वेलोसिटी दोगे उससे टोटल एनर्जी नई आ जाएगी। इस नई टोटल एनर्जी को अपने एनर्जी के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो अपने आप मैक्स मेजर एक्सिस आ जाएगा। मेजर एक्सिस में दोनों डिस्टेंस का सम होता है R1 प्लस R2। एक R1 हमें दिया रहेगा, R2 हमें कैलकुलेट हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। अब हम लोग एक दो सवाल मैं आपको दे दूंगा, उसको आप कर लेना। आज का डीपीपी भी इन्हीं सब कहानियों पर बेस्ड होगा और नेक्स्ट क्लास में सेल्फ एनर्जी के सवाल करेंगे जो कि सचमुच अच्छे लेवल के होंगे, यानी कि थोड़ा एडवांस लेवल के होंगे। अगर मैं थोड़ा सा सेल्फ एनर्जी का आपको राइटअप भी भेज दूंगा, किसी कोचिंग के मटेरियल, किसी कोचिंग के मॉड्यूल से एक पेज निकाल के भेज दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास कल के क्लास में एडवांस लेवल के सवाल होंगे, लेकिन उसमें से कुछ सवाल मेंस में भी आ सकते हैं, मतलब सिंपलर सवाल मेंस में आ सकते हैं। तो अच्छा चैप्टर है, अच्छी पार्ट है, तो कल कर लेंगे। कल मतलब ये पूरा अपना एक छोटा मोटा जो भी बचा हुआ है वो फिनिश हो जाएगा। कल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलोगे तो पढ़ा देंगे। हालांकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में कुछ होता नहीं है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ओमेगा होता है वो 2π/24 आवर्स होता है, ये हमें पता है। तो ओमेगा अर्थ का ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ओमेगा है, और इस ओमेगा के हिसाब से हम लोग जब सॉल्व करें तो ओमेगा होता है वैसे m/r³। ओमेगा का फॉर्मूला होता है किसी भी सैटेलाइट के लिए m/r³ में r का पावर 3/2 इज √gm अपॉन ओमेगा। √gm अपॉन ओमेगा को लिख दिया 2π/24 आवर्स। 24 आवर्स को कन्वर्ट कर दो, इससे रेडियस का वैल्यू निकालो तो 42,000 किलोमीटर के आसपास आ जाता है। किसका? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। क्या खास बात है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ओमेगा अर्थ के ओमेगा के बराबर होता है। चलो जी, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वो बाइनरी स्टार सिस्टम नहीं किया, वो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे कल। बाय बाय।